हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष पांडे है और मैं आपका अपने चैनल लर्निंग द बेसिक्स पे स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने अपने चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन पर फोकस किया है और अभी तक उसी सब्जेक्ट के कई टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। उन्हीं टॉपिक्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक मेरी पहुँच जो है वो लगभग 60 से 65 स्टूडेंट्स तक ही है। अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से ही जो भी आपको अगर बेनिफिट लगता है तो आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी शायद कुछ बेनिफिट मिले। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं या जो भी पीपीटी मैं लेके आता हूँ विद ऑडियो, आप प्लीज़ इसको कंप्लीट देखें, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ। वैसे भी मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ, आधे घंटे या 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा का मेरे ख्याल से बहुत कम ही वीडियो हैं, 1 या 2 वीडियो ही हैं, बाकी सब थोड़े ही टाइम के हैं। तो इसीलिए आप पेशेंस के साथ थोड़ा पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ भी जो टेक्निकल टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं उनमें कुछ भी आपको अगर फ़ायदा है या नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं अब। तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच का कंस्ट्रक्शन। तो इसमें दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहले तो देखिए 2 शाफ्ट, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि क्लच का क्या काम है। क्लच जो है 2 ड्राइवर शाफ्ट, मतलब एक ड्राइवर शाफ्ट और एक ड्रिवन शाफ्ट, इन दोनों के बीच में क्लच की पोजीशन होती है और ये दोनों शाफ्ट्स को इंगेज या डिसएंगेज करने का काम करता है, ताकि हम अच्छे से टॉर्क प्रोवाइड कर सकें अपना जो भी व्हीकल है या जो भी ड्रिवन शाफ्ट है उसको। तो यहाँ पर भी देखिए 2 शाफ्ट हैं। एक शाफ्ट ये है जिसे हम ड्राइविंग शाफ्ट बोल रहे हैं और एक शाफ्ट ये है जिसे हम ड्रिवन शाफ्ट बोल रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये वाला जो व्यू है, आप इस वाले व्यू में अगर यहाँ पे खड़े होंगे यहाँ पे और इस तरफ अपनी आँख रखेंगे, कहने का मतलब है अगर आप यहाँ खड़े होके इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको जो दिखेगा वो ये वाला फिगर है। ओके, मतलब ये फ्रंट व्यू है, दिस वन इज़ योर फ्रंट व्यू। ओके, तो इसमें अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें है 2 शाफ्ट्स हो गई आपकी, ड्राइवर और ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है ये स्पाइडर। ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, ये है स्पाइडर। देखिए ये लिखा हुआ है स्पाइडर है ये, ठीक है। तो स्पाइडर इस शाफ्ट के ऊपर आपने चढ़ा दिया है। जैसे आप हाथ में अगर चूड़ी पहने या आपने कभी चुल्ला पहना हो, तो उसी तरह से स्पाइडर को हम शाफ्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं। शाफ्ट के ऊपर जब चढ़ा देते हैं तो शाफ्ट और स्पाइडर के बीच में कुछ कीवे होगा और की होगी, उस की के माध्यम से ये इसके ऊपर स्पाइडर इस शाफ्ट के ऊपर फिक्स हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये किस शाफ्ट पे है, ड्राइविंग शाफ्ट पे है, मतलब जो कि जिसके पास पहले से पावर या मोशन अवेलेबल है, उस पर किसको हमने चढ़ाया है, स्पाइडर को हमने चढ़ा दिया है। ओके, फिक्स कर दिया है स्पाइडर को हमने ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर। अब स्पाइडर में कुछ अरेंजमेंट इस तरह का है कि वो बाकी पार्ट्स को भी होल्ड करे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जो पार्ट्स हैं वो स्पाइडर पर ही होल्ड करे हुए हैं, यानी कि स्पाइडर एक ऐसा मेंबर है जो अदर पार्ट्स को होल्ड किए होगा, ठीक है। तो ये जो अदर पार्ट जो होल्ड हैं इसके ऊपर, स्पाइडर के ऊपर, ये कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए एक तो आपको स्प्रिंग दिख रही है ये, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गई। और ये जो पूरा ये आउटर जो एक रेक्टेंगल आपको बना हुआ दिख रहा है ब्लू लाइन से, ये आपका शू हो गया। और ये जो रेड कलर का है, ये शू के ऊपर ही जो है क्या है, आपका फ्रिक्शन लाइनिंग है।
फ्रिक्शन लाइनिंग का मतलब ये है ऐसे मटेरियल से इसके ऊपर कोटिंग की गई है या ऐसा मटेरियल इसके ऊपर फाइनली आउटर पेरीफेरी पे अप्लाई किया गया है जो कि जब दूसरी सरफेस से जब कांटेक्ट में जाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स या मोशन को ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा, या फिर ये कह लीजिए कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेगा दो सरफेसेस के बीच में। तो ऐसा मटेरियल ऐसे कई सारे मटेरियल है जिनमें से फेरोडो करके एक मटेरियल आता है जिसका यूज़ करते हैं और जो काफ़ी जो है प्रचलित है। तो कौन कौन से पार्ट्स हो गए, एक तो हो गई ये स्प्रिंग, दूसरा हो गया ये शू जो कि हमारे स्पाइडर के ऊपर ही इस तरह से जो है माउंट होगा। अब हम बात करते हैं ये आउटर जो पेरीफेरी आपको दिख रही है ये क्या है। तो ये जो आउटर पेरीफेरी दिख रही है हमें इसको ही मोशन या टॉर्क या पावर ट्रांसमिट करनी है विद द हेल्प ऑफ शू। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका आउटर रिम, इसको हम बोलेंगे रिम, ठीक है। और ये आपका हो गया ड्रिवन शैफ्ट। तो देखिए जो ड्रिवन शैफ्ट है वो किससे अटैच है, इस आउटर वाले रिम से अटैच है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इसमें जो भी इसमें जो है आपके आइटम्स लगे हुए हैं वो हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे इसमें फोर्स या टॉर्क ट्रांसफ़र होगा और कितना फोर्स या टॉर्क ट्रांसफ़र होगा। तो उसके पहले हम आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें जो है हमने नोटेशन यूज करे हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट करा है जो शू का जो मास होगा वो। दूसरा कितने शू हमने यूज़ करें उसको हम स्मॉल n से दिखाएंगे। आर स्मॉल आर देखिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शू फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पाइडर है, यानी कि जो स्पाइडर का सेंटर है इस सेंटर से लेके और इस शू तक, शू का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ तक की डिस्टेंस, मान लीजिए शू का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा तो यहाँ से लेके और ये शू इसके सेंटर तक, ठीक है, शाफ्ट के सेंटर तक, ये आपका डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ ये स्मॉल आर, ये हो गया सेंटर आपका, ये हो गया सेंटर आपका, और सेंटर से ये जी से आपको ग्रेविटी दिखा रहे हैं यहाँ पे शू का जो सेंटर ऑफ मास होगा तो उसको जी से दिखा रहे हैं। तो जी से लेके और सेंटर शाफ्ट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर है। यहीं पे कैपिटल आर भी आप देख लीजिए, सेंटर से लेके जो आउटर रिम जो बनी थी, आउटर रिम मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में, उस आउटर रिम से लेके और सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, इनसाइड रेडियस ऑफ द पुली रिम। एन कैपिटल एन क्या है, जिस स्पीड से आपका पुली जो है रन कर रहा है, जिस स्पीड से पुली आपका रन कर रहा है, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर रनिंग स्पीड ऑफ द पुली जिसकी वैल्यू 2πn/60 होती है। मैंने जो है बेल्ट ड्राइव में आपका ये ओमेगा के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया था, ओमेगा इक्वल टू 2πn कैसे आता है। उसके बाद देखिए ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 वो स्पीड है जिस पे कि शू इससे आउटर रिम से अटैच हो जाएगा, यानी कि जब इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा वो स्पीड जहाँ पर शू का इंगेजमेंट रिम से स्टार्ट हो जाएगा वो है आपका क्या, ओमेगा 1 है दोस्तों। नेक्स्ट है म्यू। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड द रिम। मैंने बताया अभी आपको कि शू का जो आउटर वाला पार्ट होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उस पर क्या फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। तो उस फ्रिक्शन लाइनिंग की वजह से शू और ये जो आपका रिम होगा इन दोनों में के इंटरफेस पे क्या होगा, फ्रिक्शन काम करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शू एंड रिम जो है उसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो हो गया नोटेशन दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए ये जो एल दिखा रहा है, ये एल क्या है आपका, ये शू की लेंथ है, ठीक है, इसको हम स्ट्रेट ही मान लेंगे, शू की लेंथ को एल मान लेंगे। और शू की विड्थ जो होगी, विड्थ किधर दिखेगी आपको, अंदर के साइड में, अंदर के साइड में परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इसको टॉप से अगर आप देखेंगे, टॉप से अगर आप शू को देखेंगे तो टॉप से ये आप समझ लीजिए इसको, ये आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो अगर ये एल, ये आपको ये लेंथ एल दिख रहा है तो ये जो अंदर बॉटम के साइड में जो जाएगा ये आपका विड्थ हो जाएगा बी, राइट। तो अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे फिर से। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फोर्स और कैसे टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट करेगा ये रिम को, शू हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए सारे फोर्सेस हमने दिखा दिए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई किए। देखिए जो मास है,
हमारे शू का वो मास जो है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके इसको बना रहे होंगे, तो सब जगह यानी कि मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे रेक्टेंगल में। मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप किसका है, हमारा शू का है। शू का जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। शू का शेप अगर रेक्टेंगुलर है और ये कैसा मोशन कर रहा है, ये एक्चुअली में घूम रहा है, क्योंकि जो आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, देखिए ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट से ये आपका शू अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये ड्राइविंग शाफ्ट आपका मोशन कर रहा है। अगर ये ड्राइविंग शाफ्ट आपका मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका स्प्रिंग भी मोशन कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, और साथ ही साथ ये आपका जो शू है ये भी रोटेट कर रहा होगा। अब दोस्तों हमें ये पता है कि जब कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उस बॉडी पर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो इस पर एक अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है दोस्तों, अंदर की डायरेक्शन में लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपीटल फोर्स। इसे आपने महसूस किया होगा जब आप कभी साइकिल चलाते होंगे, कभी कर्व पे आप कहीं मुड़ते हैं अगर, तो आप देखते होंगे आप अंदर की तरफ आपके एक फोर्स लगता है, तो कहीं साइकिल अंदर की तरफ ना गिर जाए उसके लिए आप क्या करते हैं, बाहर की तरफ झुक जाते हैं, तो आप बैलेंस बनाते हैं। ये एक आभासी बल है। ठीक है, एक अपेरेंट फोर्स है जो इमेजिनरी फोर्स है जो अंदर की तरफ वर्क करता है, तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी के इसी के इक्वल लेकिन बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये आप छोटी क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो कुल मिला के हमें बस ये जानना है कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उस पर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जिसकी वैल्यू होती है mr ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे r क्या हो जाएगा, रेडियस किसकी, उस बॉडी की सेंटर से लेके जो भी डिस्टेंस होगी वो। ठीक है, m हो जाएगा बॉडी का मास, और ओमेगा हो जाएगा बॉडी का जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम 2πn/60 से निकाल भी सकते हैं अगर आरपीएम हमें पता है तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, इसी बेसिक का यूज़ करना है हम लोगों को। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच शू, किसी एक शू पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट कर रहा है एट द रनिंग स्पीड, क्या हो जाए, उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, पीसी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। देखिए, पीसी से रिप्रेजेंट किया है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो इसकी वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इनिशियली जब आपका मोशन कर रहा होगा स्पाइडर या ड्राइविंग शाफ्ट चल रही है जिस स्पीड से, उसी स्पीड से स्पाइडर चल रहा है। देखिए फिगर में, उसी स्पीड से आपका ये स्पाइडर चल रहा है। ये यहाँ पे देखिए, ड्राइविंग शाफ्ट जिस स्पीड से चलेगी उसी स्पीड से ये आपका स्पाइडर चलेगा, उसी स्पीड से ये आपका ये स्प्रिंग रोटेट होगा, और उसी स्पीड से ये आपका क्या है, शू, ये भी रोटेट होगा। तो सारे के सारे जो है सेम आरपीएम से रोटेट कर रहे होंगे, यानी कि सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी सबकी। तो अगर ओमेगा सेम एंगुलर वेलोसिटी हो गई तो इन सब पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हमें किस पे लगने वाला फोर्स देखना है, आपके शू पे लगने वाला फोर्स देखना है, तो शू की डिस्टेंस क्या है, शू की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही सारे हमें देखने हैं फोर्सेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर है, तो mr ओमेगा स्क्वायर जो है आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शू पे लग रहा होगा। कहाँ, किस तरफ, बाहर की तरफ। तो ये देखिए पीसी जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। डायरेक्शन आप इसमें देख लीजिए फिगर में, बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है mr ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस देखिए, जब ये बाहर की तरफ जा रहा होगा तो सेम टाइम पे देखिए, इसको देखिए, अब इस फिगर में आपको समझ में आएगा, जब ये शू बाहर की तरफ, इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है mr ओमेगा स्क्वायर। सेम टाइम पे ये स्प्रिंग जो होगा ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करती है, एक फोर्स लगाती है, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। यानी कि ये इस फोर्स को आप स्प्रिंग फोर्स या इसको बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स आप इसको कह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप इस
स्प्रिंग को बाहर की तरफ फोर्स लगा के, इधर मान लीजिए ये कहीं पर इधर ऐसे फिक्स है, अगर आप इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो ये बढ़ेगी तो, लेकिन ये अंदर की तरफ भी एक फोर्स लगाएगी। इसी जो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है स्प्रिंग, इसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ फोर्स है, इस फोर्स का अपोज कर रही है स्प्रिंग, और वो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इनिशियली जब ओमेगा स्पीड से आपका ये शू मूव कर रहा होगा तो उस टाइम पे हमें ध्यान नहीं देना है इस फोर्स पे, लेकिन आगे चल के जब इंगेजमेंट होने वाला होगा, इंगेजमेंट होने का मतलब ये है कि जब ये शू अटैच हो जाएगा, जब शू जो है आपका अटैच हो जाएगा, ये शू जो है ये आपका शू अटैच हो जाएगा इस रिम से, इस रिम से जब अटैच हो जाएगा उस टाइम पे स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो हो सकता है कि मतलब कुल मिला के वो स्प्रिंग क्या करेगी, इस कांटेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस कांटेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो हमें उस टाइम पे ये देखना है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, ताकि कांटेक्ट ख़त्म ना हो जाए, उसकी भी हम थोड़ा उसके बारे में जान सकें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स हो जाएगा आपका ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अंदर की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो कौन है, स्प्रिंग। स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी इस पर, आपके शू पर। तो जो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, पी एस इक्वल टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। ये तो हमें ये देखना है कि कब ये कांटेक्ट में आएंगे। तो जिस आरपीएम पे कांटेक्ट में आएंगे, ये आपका शू और ये आपका रिम, वो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो है आपका ओमेगा 1, राइट। तो जब ओमेगा 1 आरपीएम से मूव कर रहा होगा तब स्प्रिंग इस पे जो फोर्स लगा रही होगी उस फोर्स की जो वैल्यू है वो है एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर। अब ये स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। देखिए स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो स्प्रिंग पे वर्क कर रहा होगा वो भी तो बाहर की तरफ ही वर्क करेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग पर जो काम कर रहा होगा दोस्तों, देखिए आपका ज़रा सा कंसिडरेशन इसमें आराम से आपको समझा देगा। तो स्प्रिंग पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो भी बाहर की तरफ ही एक्ट कर रहा होगा, और ये कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग पर भी बाहर की तरफ ही वर्क कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो किधर, अंदर की तरफ इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अपोज कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ही हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हमने कब कैलकुलेट किया है, कब कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसको, जब इंगेजमेंट हो रहा है उस टाइम पे हम स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यही एकमात्र फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स ही जो कि इंगेजमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ है दोस्तों। तो अब आप क्या करिए, पी एस इक्वल टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर आर, ये वैल्यू हो जाएगी आपका स्प्रिंग फोर्स की, जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको अब तक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ वर्क कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो शू पे लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है। ड्रिवन शाफ्ट को चलाने के लिए इंगेजमेंट होना ज़रूरी है। तो जिस टाइम पे इंगेजमेंट हो रहा होगा उस टाइम पे स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और उस फोर्स की वजह से वो क्या कर रही होगी, कोशिश कर रही होगी इंगेजमेंट टूट जाए, जबकि हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस स्प्रिंग फोर्स की भी कैलकुलेशन कर ली। अब हम इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए एक नेट फोर्स चाहिए हो जो कि बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो नेट फोर्स क्या होगा वही हम देख रहे हैं। द नेट आउटवर्ड रेडियल फोर्स विद विच द शू प्रेसेस अगेंस्ट द रिम एट द रनिंग स्पीड, यानी नेट फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तभी तो इंगेजमेंट बन पाएगा। देखिए अब ये शू हो गया, ये रिम हो गई, दोनों के बीच में जब जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा तभी तो आपका जो शू है वो इस रिम को प्रॉपरली ग्रिप कर पाएगा विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी सी माइनस पी एस, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आउटर साइड लग रहा है और इनर साइड में जो लग रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये स्प्रिंग फोर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हो जाएगा नेट आउटवर्ड फोर्स ऑन रिम या ऑन शू, ठीक है। तो ये तो हो गया लगने वाला फोर्स।
अब देखिए दोस्तों, ये चल रहा है आपका, अगर मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मान लीजिए ड्राइविंग शाफ्ट ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो स्प्रिंग है बाहर, सॉरी, सारे सारे सिस्टम पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्प्रिंग में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब ये नेट फोर्स जो है वो किधर जा रहा है, वो लग रहा है बाहर की तरफ। अभी हमने देखा नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, पी सी माइनस पी एस, स्प्रिंग फोर्स कम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, तभी नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अच्छा, नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो जब कांटेक्ट बन गया, मतलब कि ये शू आ गया इसके साथ, इसके कांटेक्ट में, दोनों कांटेक्ट में आपस में आ गए, और जब दोनों कांटेक्ट में आपस में आ गए तो किसकी वजह से कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन। तो अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो अगर ये फ्रिक्शन की वजह से कांटेक्ट में आ जाएंगे तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वर्क करेगा इन दोनों के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में जो है, इस वाली सरफेस के बीच, इस वाली सरफेस और ये रिम, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स है कांटेक्ट में आने के बाद। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, अगर F फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, जहाँ पे आर क्या होता है, ये होता है रिएक्शन। आर क्या होता है, रिएक्शन। और रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, देखिए अगर नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है कांटेक्ट पॉइंट पे, देखिए ये है रिम और ये आपका हो गया, आपका ये हो गया शू, ये दोनों कांटेक्ट, ये शू हो गया, ठीक है, इस पे लाइनिंग हो गई, फ्रिक्शन लाइनिंग, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है कांटेक्ट फोर्स। तो शू पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो किधर हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक तरह से मान लीजिए अंदर की तरफ कहीं लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स। तो कुल मिला के जो रिएक्शन फोर्स है, उस जो रिएक्शन फोर्स होगा आर, उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या, नेट फोर्स के बराबर ही होगी, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, जो नेट फोर्स आउटवर्ड लग रहा है उसी के बराबर रिएक्शन फोर्स होगा। तो आर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा उसी के बराबर हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स। तो एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स या नेट फोर्स के बराबर ही हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप जो है एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट, फ्रिक्शनल फोर्स एफ़ की वैल्यू लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने एफ़ की वैल्यू लिखी हुई है, एफ़ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की जगह देखिए पी सी माइनस पी एस, यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू लिखी हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्शन फोर्स है ये क्या है। रिएक्शन फोर्स जो नेट फोर्स है उसी के बराबर ही होगा, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स। एफ फ्रिक्शन आपका एक्ट करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आपको पता ही है, क्योंकि जो आपका शू था वो किधर मूव कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ड्राइविंग शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही थी, तो शू भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये दोनों जब कांटेक्ट में आ गए, इस वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो इन पे लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा दोनों कांटेक्ट सरफेस के बीच में। तो उस टेंजेंशियल फोर्स को यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इस डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब अगर टॉर्क आपको निकालना है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांटेक्ट के बाद। तो कांटेक्ट के बाद जो डिस्टेंस आएगी वो यहाँ से लेके और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस आएगी, जो कि किससे रिप्रेजेंटेड है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेड है, राइट। तो एफ इंटू कैपिटल आर, एफ इंटू कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका लगने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क। तो एफ इंटू कैपिटल आर ये फ्रिक्शनल टॉर्क होगा। वैल्यू एफ की रख दीजिए आप, एफ की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो म्यू पी सी माइनस पी एस इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। तो जो टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड जो हो जाएगा, ये तो ईच शू है, हर जगह पे देखिए आपने ईच शू लिखा हुआ है, हर जगह पे आपने ईच शू लिखा हुआ है, यानी कि एक शू पे लगने वाला फ्रिक्शनल टॉर्क ये हो जाएगा, एक शू के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा फ्रिक्शनल टॉर्क उसकी वैल्यू हो जाएगी ये। तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क के लिए आपने जितने भी शू लगाए हुए हैं उससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो टोटल जो फ्रिक्शनल टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू पी सी इंटू पी आर, सॉरी म्यू पी सी माइनस पी एस इंटू आर इंटू एन कर दीजिए, है ना, इंटू एन कर दिया यहाँ पे। तो इसको हमने दिखा दिया एन इंटू एफ इंटू आर, क्योंकि एफ क्या है, म्यू पी सी माइनस पी एस, इसकी जगह पे एफ रख दिया फिर से एक बार। तो एन इंटू एफ इंटू आर ये आपका टोटल हो जाएगा फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच। यहाँ पे देखिए बुक में कुछ मुझे गलत लगा बच्चों,
कुछ मुझे गलत लगा। तो ये आर.एस. खुरमी की बुक से ही सारा कंटेंट है। तो इसमें गलत क्या लगा, देखिए जब क्लॉकवाइज मोशन कर रहा था, जब ये क्लॉकवाइज यहाँ पे मोशन चल रहा था, तो जो फ्रिक्शन लगना चाहिए आपके शू पे वो लगना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पीछे के साइड में। लेकिन यहाँ पे हमने दिखाया है, देखिए क्लॉकवाइज इसको भी दिखाया, अगर क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है तो इस पर क्लॉकवाइज ही नहीं लगेगा फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन जो है हमेशा मोशन के अपोजिट में होता है। तो अगर शू आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स क्लॉकवाइज कैसे एक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये सारी वैल्यू सब सही हैं और डायरेक्शन देखिए, जो शू होगा उस पर तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन जो टॉर्क जो ट्रांसमिट होगा वो किस पे होगा, इस पे होगा, ये आउटर रिम पे। तभी तो ड्रिवन शाफ्ट आपकी चलेगी। तो ड्रिवन शाफ्ट चलेगी तो जो फ्रिक्शन की हेल्प से चलेगी ड्रिवन शाफ्ट। फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, शू पे लग रहा है, किधर फ्रिक्शन जो शू पे लग रहा है वो किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज ही लग रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसमें गलत दिखाया हुआ है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो जो रिम पे जो फ्रिक्शन लगेगा, जब कांटेक्ट हो गया रिम और शू के बीच में जब कांटेक्ट हो गया, तो चूंकि शू पे जो एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन है, तो रिम पे कौन सा फ्रिक्शन की डायरेक्शन, रिम पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। और इस तरह से रिम को फ्रिक्शनल फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शनल टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अब चूंकि इसकी वैल्यू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन, यानी कि शू पे लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा, ये फ्रिक्शन शू पे लगने वाला है और ये फ्रिक्शन आपका रिम पे लगने वाला है, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो इसीलिए हमने शू पे निकाल लिया, शू पे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, और यही सेम टॉर्क और सेम फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगे किस पे, रिम पे। लेकिन उसका मोशन क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका ड्राइविंग शाफ्ट मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका रिम भी मूव करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये ड्राइविंग शाफ्ट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है ये भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, ठीक है। तो रिम पे आपने फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई, रिम मूव करेगा, रिम की वजह से देखिए इधर ड्रिवन शाफ्ट जुड़ा हुआ है तो ड्रिवन शाफ्ट आपका मूव करेगा। तो ये था तो टोटल मैकेनिज्म मूवमेंट का। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये वैल्यूज़ आई हैं, आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा। न्यूमेरिकल्स में आपको आरपीएम दिया होगा, ठीक है, रेडियस दिया होगा, हो सकता है मास भी दिया हो, कई बार मास निकालना होगा, तो आपको जो है लेंथ और विड्थ दिया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि साइज़ ऑफ द शू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साइज़ ऑफ द शू देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ है, टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड, और ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो आगे इन्हीं सब टर्म्स में आगे हम देखते हैं। अब साइज़ ऑफ द शू निकालना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आप अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की तरह आपको दिखेगा, क्या शू जो होगा उसका टॉप व्यू आप एक रेक्टेंगल की तरह एज्यूम करेंगे, दिखेगा नहीं, एज्यूम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो शू का जो कर्व है, उसका जो कर्व है वो सेम उसी तरह है जैसे कि इस आउटर जो आपका रिम था उसका जो कर्व है, दोनों का कर्वेचर जो है सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइज़ ऑफ द शू निकालने के लिए यहाँ पे जो भी नोटेशन हमने यूज़ करे हैं उसको आप देख लीजिए। क्या है, एल जो है वो क्या है, कॉन्टैक्ट लेंथ ऑफ द शू, और बी क्या है आपका विड्थ ऑफ द शू, आर क्या है, कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ द शू, जो कि सेम है रिम के रेडियस के बराबर ही है। थीटा, इसको ध्यान से देखिए, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द शू एट द सेंटर ऑफ द स्पाइडर इन रेडियंस, यानी कि ये यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको थीटा। ये देखिए जो थीटा आपको दिख रहा है, दिस थीटा, ये जो थीटा दिख रहा है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जैसा मैंने बेल्ट्स वगैरह में बार बार बताया आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक तरह से समझ लीजिए थीटा है, ठीक है, सेंटर पे बनाया गया एंगल है। तो इस एंगल को अगर लेंथ और रेडियस के टर्म में निकालेंगे तो वो, एक मिनट, और ये पी भी है, स्मॉल पी, ये स्मॉल पी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है जो कि शू पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है जो कि शू पे, हमने ये एज्यूम किया है कि एक प्रेशर एक्ट करेगा, तो प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर इनटू एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द शू जो होगा वो क्या बता देगा कि टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, और ये टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा,
कि टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या था, पीसी माइनस पीएस के बराबर था। तो ये जो नेट फोर्स है यही आपका प्रेशर इंटू एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो नोटेशन के बारे में बता दिया मैंने। अब वी नो दैट, यहाँ से देखते हैं थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। देखिए आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आर्क है वो जो लेंथ ऑफ शू होगा वही तो आर्क है। ये जो आर्क है, ठीक है, ये एक तरह से अगर इसको कर्वेचर ना मान के स्ट्रेट मान लिया तो ये जो लेंथ ऑफ शू थी वही आ जाएगी, तो लेंथ हो जाएगा। और इधर अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगी, तो एल और बी ये हो जाएगा शू का। तो जो लेंथ है उसी वही हमारा आर्क हो गया, तो ये हो गया एल। और रेडियस किसको लेंगे, रेडियस देखिए सेंटर, ये जो आर है ये, क्योंकि ये कांटेक्ट में जब आ जाएगा तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कांटेक्ट में जब आएगा तभी तो प्रेशर अप्लाई होगा उस शू पे। तो जब कांटेक्ट में आ गया उस टाइम पे जो रेडियस है, टोटल रेडियस, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, तो एल अपॉन आर ये हो जाएगा आर। एल अपॉन आर क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप एल निकाल लीजिए, थीटा इंटू आर हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द शू क्या हो जाएगा, एरिया मैंने बता दिया, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एरिया। लगने वाला जो फोर्स होगा शू पे, है ना, द फोर्स विद विच द शू प्रेसेस अगेंस्ट द रिम, यानी कि जब रिम के कांटेक्ट में आपका शू आ जाएगा तो ये इस पे लगने वाला क्या फोर्स होगा। तो हमने एज्यूम किया है इस पर प्रेशर पी, स्मॉल पी इंटू एरिया कर देंगे। प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है। तो लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया है एल बी और प्रेशर माना है हमने यहाँ पे, देखिए पी, तो एल बी इंटू पी हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स। सिंस द फोर्स विद विच द शू प्रेसेस अगेंस्ट द रिम एट द रनिंग स्पीड इज पी सी माइनस पी एस। अब देखिए फोर्स क्या था, फोर्स हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। क्या वैल्यू थी इसकी, नेट फोर्स जो था वो हमारा क्या था, नेट फोर्स क्या था, पी सी माइनस पी एस ही था। अब ये जो नेट फोर्स होगा यही हमारा हो जाएगा प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो हम निकाल रहे हैं फोर्स, वो यानी कि एल बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी माइनस पी एस। अब यहाँ से आपको देखिए पी सी क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर था, पी एस क्या था, एम आर ओमेगा वन स्क्वायर था। तो इन सब में से वैल्यूज़ काफ़ी दी होंगी, कोई एक वैल्यू होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि साइज़ ऑफ द शू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस वीडियो में या इस ऑडियो में तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। लास्ट कुछ वीडियोस मैंने इंग्लिश में भी बनाए हैं, तो आप सजेस्ट कीजिएगा कि इंग्लिश ठीक है या हिंदी में ही ठीक है, दोनों मिक्सअप जो कर रहे हैं इस समय वो भी ठीक है। तो जैसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरी पहुंच हो सके और जो भी मैं बता रहा हूं उसका फ़ायदा उन्हें भी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।